हेलो स्टूडेंट, दिस इज सोनू टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट के बारे में जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन चेंज। देखिए, जो इस ऑर्गेनाइजेशन चेंज के रिगार्डिंग जो यूनिट नंबर 18 है और इस यूनिट नंबर 18 के अंदर हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लास्ट सभी लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करते आ रहे हैं। यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट हुए थे, आज हम यूनिट नंबर 18 तक पहुंच चुके हैं। तो चैनल पर विजिट करके आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट है आप उसी यूनिट को आप ऑपरेट कर सकते हैं। विद पीडीएफ आपको ये चीज़ें सभी चीज़ें एक्सेस हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, इस यूनिट को। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है, यहाँ से स्पेसिफिक जो क्वेश्चन आता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और साथ ही साथ उन सभी टॉपिक्स के ऊपर फोकस करेंगे जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप बेस्ड रहने वाला है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है, यूनिट नंबर 19 है। ठीक है, वो हमारा लास्ट चैप्टर रहने वाला है। कंप्लीट 20 चैप्टर में से हमने ओनली 2 चैप्टर्स को स्किप किया है, सो सफिशिएंट है आप सभी के लिए, क्योंकि उन 2 चैप्टर्स में से अभी तक प्रीवियस ईयर में कभी भी अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। सो उम्मीद करेंगे अब की बार भी नहीं आएगा। सो इस चैप्टर में देखेंगे कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो चेंज लेकर आ रहे हैं, तो लेकर आने का मेन रीज़न क्या है, वाई, कि हम चेंजेस क्यों लेकर आ रहे हैं। अच्छा, चेंजेस ऑब्वियसली बात है, कोई भी इजीली अडेप्ट नहीं करता, चाहे हम हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। जैसे कि मैं आप सभी का एग्जांपल दूं, पहले हम कैसे स्टडी करते थे, कैसे हम आपका कंटेंट कंप्लीट करवाते थे, सिलेबस कंप्लीट करवाते थे, बुक कॉपी पेन के साथ करवाते थे, है ना। देन उसके बाद हमने थोड़ा सा डिजिटलाइज किया, देन उसके बाद हमने ब्लैक बोर्ड पे भी किया। सो बच्चों ने कहा कि मैम पहले वाला तरीका बेस्ट था, कुछ ने कहा कि मैम ये वाला तरीका बेस्ट है, कुछ ने कहा मैम ठीक है जैसे भी करवा रहे हो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, दोनों में से किसी में से भी कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर समझने की बात ये है, जब भी चेंज के बारे में बात करते हैं, चेंज के बारे में बात करते हैं, तो चेंज के रिगार्डिंग आपके 3 पर्सपेक्टिव निकल कर आते हैं। पहला पर्सपेक्टिव तो ये होगा, बिल्कुल भी ये कहेंगे कि हम नहीं चाहते कि मैम आप नया मेथड चेंज अडेप्ट करें, मीन्स कि उन्होंने मुझे रोक दिया है, मीन्स कि अनफेवरेबल मेरा इस डिसीजन, जो भी मैंने डिसीजन लिया उसके रिगार्डिंग उन सभी का नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका मानना है कि नहीं ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। दूसरे आ जाते हैं कि जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नो डिफरेंस, कोई भी फर्क नहीं है, कोई नया रिएक्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो पहले जैसा पढ़ाते थे वो अभी भी पढ़ा रहे, बस फर्क यही है कि आपके प्रेजेंट करने का तरीका अब अलग होने लगा है, अब आपका फेस भी नजर आने लगा है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हमें समझ में आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से समझाओ, इनका ना तो पॉजिटिव रिएक्शन है ना ही नेगेटिव रिएक्शन है। ठीक है, फिर आते हैं वो सभी बच्चे जो कि ये कहते हैं कि वाह हमें बड़ा अच्छा लगा कि मैम अब आप हमें नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, हमें एग्जैक्ट में आप अलग से डिजिटलाइज फॉर्म में कर रहे हैं, हम अपनी नई जनरेशन के नए टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम बढ़ रहे हैं। तो उनका रिजल्ट रहा मेरी तरफ क्या रहा, फेवरेबल। कैसा रहा, फेवरेबल, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाते क्यों है, रीज़न क्या है चेंज लाना, रीज़न काफ़ी सारे हो सकते हैं। सबसे पहला तो हमारी जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को बेटर लाने के लिए, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो। उस परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए उसे ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में अप टू डेटेड होना चाहिए, है ना, नई नई स्किल्स को लेके आना चाहिए। जितनी भी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर वो उनको अडॉप्ट करनी चाहिए। और अगर बात की जाए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मल उस तरीके से पुराने तरीके से सॉल्व नहीं हो रही है, हमें कोई नई चीज़ें नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर सॉर्ट आउट करना है तो उसके लिए भी हमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने आपको सभी अपने एम्प्लॉयज़ को टारगेट दे दिया कि एक दिन के अंदर मुझे 1000 यूनिट का प्रोडक्शन चाहिए। अब देखो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस चीज़ों को समझना, करना भी। तो एम्प्लॉय ने कहा कि इट्स ओके, हम क्या करने वाले हैं, नई तरीके से इन चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे कि हम एक दिन में 1000 यूनिट को प्रोड्यूस कर पाए। दूसरी कंपनी क्या कर रही है, एक दिन में 1000 से भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, हमसे क्यों नहीं हो रहा भाई। रीज़न ढूंढेंगे, वो प्रॉब्लम थी हमारे लिए कि दूसरी कंपनी क्या कर रही है, एक दिन के अंदर 1000 प्रोडक्शन कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड किया, देन आइडेंटिफाई करने के बाद उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया कि हाँ रीज़न ये है कि दूसरी कंपनी ने मैन मेड तो कर रही है, साथ साथ में मशीनों का भी यूज़ कर रही है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम भी मशीन को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और लोगों को ट्रेन करेंगे जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिससे कि वो भी एफिशिएंट वे से काम कर सके, तो उनकी परफॉर्मेंस एनहांस होगी ना। तो चेंजेस इसीलिए लाए जाते
चाहते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लंबे टाइम तक, लंबे उस सोसाइटी में अपने आप को एग्जिस्टेंस में रख सके लंबे टाइम तक। क्लियर है? तो चेंजेस इसीलिए आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो चेंजेस हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में भी आ सकता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के अंदर भी आ सकता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के शेड्यूल के अंदर भी आ सकता है। मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी एरिया में अगर चेंज करना है, वो चेंज कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए होता है, इवन एम्प्लॉय का भी वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। पर थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है ना। अब मैंने इस तरीके के पर्सन्स को हैंडल करना बड़ी मुश्किल वाली बात होती है, क्योंकि यहाँ तो भी फेवरेबल पोजीशन है, यहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन खुश है कि लोग मान चुके हैं, यहाँ पे इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही खुश है ना ही दुख है, तो ये मॉडरेट है। बट इस तरीके के लोगों जो भी इस चीज़ों से ना खुश है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें मनाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है। यही एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन आता है, रेसिस्टेंस ऑफ द चेंजेस, रेसिस्टेंस टू चेंज यहाँ से पूछा जाता है। क्लियर है? एक सेकेंड, ये सभी चैप्टर हमारे हो चुके हैं, आप सभी आई होप सबने देख लिए होंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर ये सभी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन चेंज क्या होता है, फोर्सेस क्या है जिनके कारण मैं कहूँ कि ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होते हैं, इंडिविजुअल चेंजेस होते हैं, और प्रोसेस क्या है चेंजेस की। ठीक है, किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर चेंज को इम्प्लीमेंट में लेकर आते हैं। रेसिस्टेंस चेंज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपका पॉइंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट में एक्चुअली ऐसा कैसे क्वेश्चन बनकर आए हैं। ठीक है, और ये उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट ईयर भी, अब जो दिसंबर में होने वाले पेपर हैं, जून के अंदर होने वाले पेपर है, वहाँ पर भी आपकी इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आए। तो चेंज क्या है? चेंज क्या होता है? कोई भी अल्ट्रेशन करना, कोई भी मॉडिफिकेशन करना, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करना। मीन्स की जो एग्जिस्टेंस में, जो करंट में है ना, उसकी सिचुएशन चेंज करके आपने क्या कर दिया? दूसरी सिचुएशन में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये बोतल में पानी है, ठीक है, इस बोतल के पानी की सिचुएशन को मुझे चेंज करना है, मुझे इसकी सिचुएशन चेंज करनी है। चेंज करने का मतलब कि इसकी बोतल में से उठा के मैं कहीं और में डाल दूँ, या फिर मैं ग्लास में डाल दूँ, जग में डाल दूँ, कहीं और डाल दूँ, तो इसकी पोजीशन भी चेंज हुई ना। तो मैं इसकी जो पहले जो सिचुएशन थी, पहले जो चल रहा था, करंट में जो सिचुएशन चल रही है, उसको हटा के किसी और नई सिचुएशन में लेकर आना। इट इन्वॉल्व द शिफ्टिंग फ्रॉम द वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है पर्सन की, पर्सन की ट्रांसफर कर दी जाती है, ये भी क्या है? चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, मूविंग टू अ न्यू प्लेस, अडोप्टिंग टू अ न्यू हैबिट। आप कोई नई हैबिट अडोप्ट करते हैं कि सुबह उठ कर आप योगा करना स्टार्ट कर दे, एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हैं, शाम को आप जिम में जा रहे हैं, या फिर आप मेडिटेशन करना शुरू कर रहे हैं, आपने पढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये भी एक चेंज है। आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं, आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो ये भी चेंज है, आपकी डेली रूटीन में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि जब आप क्या करते हो, ओल्ड चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ रिप्लेस करके न्यू थिंग्स को अडॉप्ट करते हो, उसे बोलते हैं चेंज। और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का मतलब क्या होता है कि जब उसकी स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, उसके कल्चर को चेंज किया जाता है। क्यों किया जाता है? उसकी एफिशिएंसी और स्पेसिफिक गोल को वो जल्द से जल्द अचीव कर पाए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फोर्सेस को देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत ही क्यों पड़ी चेंज करने की। रीजन यही होता है कि एक तो उसका कंपटीटर जो होता है ना, सबसे ज्यादा वो उसको इफेक्ट करता है कि हाँ उसको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, अगर उसके कंपटीटर ठीक है, अगर उसके कंपटीटर जैसा प्रोडक्शन कर रहा है वैसा ही वो कर रहा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसने देखा कि वो कंपटीटर मेरे से 1000 यूनिट प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं, हम कर ही नहीं पा रहे 1000 तक भी, तो उसने रीज़न ढूंढा, प्रॉब्लम देखी। कंपटीटर मेन पॉइंट होता है। अदर फैक्टर्स तो देखो चलते ही रहते हैं, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लाने में। ठीक है, अब देखो आपको पता है डे बाय डे इतना टेक्नोलॉजी सिस्टम आ चुका है, इतनी AI टूल्स का इतना यूज़ किया जा रहा है कि आप बाकी चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा उनकी वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है, और आपको अगर वो नहीं सीखी तो मार्केट में, इवन मैं कहूँ कंपनी में आप एग्जिस्ट नहीं रह सकते। तो कंपनी के लिए, एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी है कि अपने आप को अपडेटेड करते रहें। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ वो चलते रहें। तो यहाँ पर देखो फोर्सेस क्या है, वर्कफोर्स है, टेक्नोलॉजी है, कंपटीशन है, सोशल ट्रेंड है, ग्लोबल ट्रेंड है, इकोनॉमिक है। वन बाय वन सबको पढ़ते हैं। तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक तो इंटरनल फोर्सेज होते हैं, मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं जो आपको इफेक्ट, आपके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। दूसरा आपके पास होता है एक्सटर्नल फोर्सेज, जो कि आपके बाहर वाले सोर्सेज होते हैं, जो कि आपके चेंजेस लाने में आपके कारण बनते हैं। ठीक है, अब देखो चेंज इन लीडरशिप। अब देखो मैं आपको कहूँ आपकी क्लास के अंदर, ठीक है, आपकी क्लास के अंदर टीचर्स चेंज होते हैं नहीं होते हैं? अच्छा,
मैंने कहा कि पहले जो टीचर थी उसके पढ़ाने का तरीका कुछ अलग था, उसकी डीलिंग करने का तरीका कुछ अलग था, उसके टेस्ट लेने का तरीका कुछ अलग था, मीन्स कि बहुत कुछ अलग होता है। जैसे ही कोई नया टीचर आया, उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी पॉलिसी, उसके काम करने का तरीका, उसके काम करवाने का तरीका सब कुछ अलग है। तो ये इंटरनल फोर्सेस है। उस टाइम बच्चों को टीचर के साथ, टीचर को बच्चों के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब एकदम से तो ये तो नहीं कह सकते कि हाँ जी हमें पसंद नहीं आई टीचर, इसको हटा दीजिए, ऐसा तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि भाई एडजस्ट दोनों तरफ से होता है। तो यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है, चेंज इन लीडरशिप के अंदर, हर एक कंपनी के अंदर लीडिंग पॉइंट हर साल हर महीने ऐसा चेंज हो सकता है। तो उनके काम करने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, जो कि एम्प्लॉय को, कुछ एम्प्लॉय को पसंद भी आ सकते हैं, कुछ एम्प्लॉय को ये पसंद नहीं भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया, चेंज इन द एम्प्लॉय प्रोफाइल। एम्प्लॉय प्रोफाइल का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय की जिस लोकेशन पे वो अभी फिलहाल काम कर रहा है उसकी लोकेशन उठा के कहीं और कर दी, या फिर मैं कहूँ कि जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है उसको उठा के किसी और पोस्ट पे शिफ्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ये चाह रही है कि हाँ इस एम्प्लॉय की इतनी एफिशिएंसी नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि ये इस पोस्ट के लिए काबिल हो, ठीक है। तो इसने क्या किया है, उसे नीचे की पोस्ट पे उसको ट्रांसफर कर दिया है। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय क्या हो रहा है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ठीक है, अपने आप की इंस्टेबिलिटी देखने के लिए थोड़ा सा देख रहा है, कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, है ना, उसकी हायरिंग प्रोसेस से भी हो सकता है, राइट। तो ये सभी चीज़ें क्या है, आपकी एम्प्लॉय की प्रोफाइल जब अगर चेंज होती है तो वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। चेंज इन द एम्प्लॉय मोरल एंड मोटिवेशंस। मोरल एंड मोटिवेशंस का मतलब क्या है कि जब एम्प्लॉय क्या जो जैसा वो फील कर रहे हैं ना, अगर वो सेटिस्फाइड फील करेगा, अगर वो खुश है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के काम के अंदर अच्छे से मन लगा के काम करेगा। अगर उसे लग रहा है कि नहीं मेरा मन नहीं लग रहा, ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंजेस आए हैं, मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उसको लीव कर दूंगा। तो यहाँ पे उसके मोरल और मोटिवेशन जो कि बहुत ज़्यादा दिखते तो नहीं है, ठीक है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट जरूर डालते हैं, जिसे हम कहते हैं कि इम्प्लिसिट रेसिस्टेंस। आगे हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस कितने टाइप के हैं, ये आपके इम्प्लिसिट रेसिस्टेंस में आते हैं। यूनियन इन्फ्लुएंस होता है। यूनियन इन्फ्लुएंस का मतलब सुना आपने कभी ये देखा है कि मजदूर संगठन होता है, ठीक है, ट्रेड यूनियन देखी होंगे आपने, ठीक है, लेबर यूनियन देखी होगी आपने, रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर देखा होगा। यूनियंस होती है जैसे कि काफ़ी सारे लेबर्स होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है और उनका एक लीडर होता है, ठीक है, और वो सारे के सारे ग्रुप मेंबर उस लीडर की बात मानते हैं, ठीक है। अगर लीडर मान गया कि चेंज अच्छा है तो सबको मना लेगा, अगर लीडर ने कहा कि नहीं चेंज अच्छा नहीं, वो सबको कह देगा नहीं तुम भी मना करो। तो ये भी आपके इंटरनल इन्फ्लुएंस होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होने से रोकते हैं, या फिर मैं कहूँगी चेंज होने में बाधा डालते हैं। थ्रू ये कहते हैं कि यूनियंस आर इन्फ्लुएंस द चेंजेस थ्रू द नेगोशिएशंस एंड द डिमांड फॉर द बेटर वेजेस, वर्किंग कंडीशंस एंड द पॉलिसी। क्या कह रहे हैं कि नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करना। अब मैंने कहा कि ये जो टॉप मैनेजमेंट है ये क्या कर रही है, इस ट्रेड यूनियन के हेड से बात कर रही है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज लेके आने वाले हैं, तो ये पूछेगा हाँ जी भाई क्या दिक्कत है, क्यों लेके आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं, रीज़न यही है कि हमारी प्रोडक्शन अच्छे से इंक्रीज नहीं हो रही, जिससे कि हमारा टर्नओवर नहीं हो रहा, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, तो वेजेस आगे जाके कम हो सकती है तुम्हारी। तो इन्होंने पूरा लॉजिक बताया। कहते अच्छा, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अच्छा है ये चेंज, ये मान गया, सारे एम्प्लॉयज़ को बोला कि हम चेंज लेके आएंगे जिससे कि आपको बेटर वेजेस मिलेगी, अच्छा वेतन मिलने वाला है, अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलने वाली है, अच्छा हर एक चीज़ आपको अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पे यूनियन इन्फ्लुएंस अगर अच्छे से हो गया तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस ला सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं आपके इंटरनल फोर्सेस बनते हैं कि ये डिपेंड करता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नई तकनीकों को अप्लाई कर पाने में सक्षम है या नहीं है। हाउ द एम्प्लॉय परफॉर्म देयर जॉब, कैसे वो जॉब को परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से प्रोडक्ट को बना रहा है, कितनी देर में वो काम कर रहा है। अगर वो ज़्यादा लेंथी प्रोसेस को यूज़ कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमें नई तकनीकों का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपने इसका स्पष्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका इंटरनेट का। पहले क्या था, 2G था, फिर 3G, 4G और 5G आने लगा, है ना। तो अब देखो आपको एक क्लिक होने के जस्ट सेकंड, मिली सेकेंड, मतलब बहुत कम आपको देर रुकना पड़ता होगा, ऑन द स्पॉट आपके पास सामने रिजल्ट आ जाता है ना। ये सभी चीज़ें होते हैं जो कि आपकी इंटरनल फोर्सेस है, ठीक है।
फोर्स है जो कि आपकी इंटरनल चेंजेस लाने में हमें ज़रूरी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आने चाहिए और ये थोड़े बहुत इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, नेक्स्ट जाता है आपके पास एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस में कंपटीटर का मैंने आपको समझा दिया कि जो कंपटीटर होते हैं सबसे मेन मोटा कहें तो कि मोटे मोटे तौर पर कि यही मेन कारण होता है कि हाँ किसी दूसरे पर्सन के अंदर चेंज आता है। जैसे आपके एग्जामिनेशन होता है, यूपीएससी का एग्जाम दें आप, या फिर मैं कहूँगी किसी भी एग्जाम को आप ले रहे हैं, आपके फ्रेंड का सिलेक्शन हो जाता है, आपका ना हो, तो आपके अंदर एक अपने आप डेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है कि हाँ मुझे कुछ करना है। ये रियलिटी है। अगर आप वैसे कहें कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं होता, अगर आपका उसी में मोटिव है तो ठीक है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या है? इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का मतलब है कि जो मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट के शेयर्स की प्राइस बढ़ना, या फिर मैं कहूँ कि जो आपने लोन लिया है उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट की रेट बढ़ जाना, तो आप क्या करेंगे? पैसे को अरेंज करने के दूसरे सोर्सेज को देखेंगे। तो आपके जो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। पहले आप सोच रहे थे कि आप बाहर बैंक से लोन ले लेंगे, आपने देखा कि बैंक के लोन के ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोरोइंग्स क्रिएट कर रहा है। तो हमने क्या कहा कि रहने दो, हम वहाँ से नहीं लेते। स्ट्रक्चर में चेंज आया, आपने आउटसाइडर से हटाया, आपने खुद की इक्विटी इशू कर दी, है ना। तो यहाँ पे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। सोशल ट्रेंड के बारे में बात की जाए, अब आप ये देखो कि जैसा मार्केट में ट्रेंड चलता है किसी प्रोडक्ट का, बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है, उसी को लेकर चलती है ना। अब आपने देखा है कभी नोट करना कभी इस बात को कि पहले कैसी ड्रेसेस होती थी, फॉर्मल नॉर्मल जीन्स पैंट होती थी, शर्ट होती थी सॉरी, है ना। देन उसके बाद जो नॉर्मल जीन्स होती थी, देन उसके बाद आपकी थोड़ा सा लूज पैंट आई थी, देन उसके बाद बेल बॉटम आई, देन उसके बाद डेस्ट्रॉय आई, कुछ ऐसा आगे पीछे आई है, ठीक है। देन 6 पॉकेट आई, देन उसके बाद फॉर्मल फिर दोबारा से चल रही है। मीन्स कि जैसे जैसे ट्रेंड चल रहा है वैसे वैसे मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। वो ऑर्गेनाइजेशन, वो दुकानदार अपनी दुकान के अंदर वैसे वैसे प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस लेके आ रहा है कि कस्टमर जो चाह रहा है मैं उसको रखूँ। ये भी आपके एक्सटर्नल फोर्सेज है जो कि आपको चेंज होने के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। ग्लोबल या फिर पॉलिटिकल्स की बारे में बात की जाए, उनके अंदर क्या होता है, जैसे कि WTO सुना है आपने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF सुना है, तो वर्ल्ड बैंक हुआ, जैसे IMF हुआ, ये सभी के सभी क्या हैं आपके ग्लोबली लेवल पे जो ट्रेड करते हैं ना। अगर उन्होंने कोई भी पॉलिसी चेंज कर दी है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, WTO ने कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसी चेंज कर दी है, तो क्या होगा, वहाँ पर सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। कोई नई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट लेके आ चुकी है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी रेज होता है, बट उसको अपनाना बहुत ज़्यादा बेटर होता है। इसका जस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे GST अपना अप्लाई हुआ था जब इंडिया के अंदर, तो उस टाइम सबसे पहले क्या था कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, बट धीरे 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 बहुत ज़्यादा जैसे थोड़े टाइम तक हंगामे चले थे, है ना। देन उसके बाद उसको इजीली अडॉप्ट किया था। तो जब ग्लोबली लेवल पे जब कोई चेंज हो जाता है वो इजीली अप्लाई कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए, क्योंकि वो एग्जैक्ट में इम्प्लीमेंट होकर ही रहता है ना, क्योंकि वो इतनी बड़ी अथॉरिटी है, ऐसी थोड़ी ना कि वही चीज़ें बनाई होगी। तो यहाँ पे थे ये फोर्सेज जो कि चेंजेस लाने में हमें मजबूर करते हैं कि हाँ चेंजेस होने होंगे, ये चेंजेस है, ये चेंजेस है। नेक्स्ट जाता है प्रोसेस ऑफ द चेंजेस। प्रोसेस क्या है, चेंज कैसे लेकर आते हैं, किस तरीके से लेके आना चाहिए। वैसे भी जैसे मैं नॉर्मली आप सभी से मैं बोलती हूँ, अगर आपको कोई सजेशन देना है, कोई भी आपको आपका आइडिया देना है कि मैम इस तरीके से नहीं इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, है ना, तो मैं पहले आपसे कहती हूँ ना कि पहले आप मुझे बताइए कि रीज़न क्या है, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। तो आप आइडिया देते हैं, उनके आइडिया को मैं थोड़ा सा अपनाती हूँ, आप मेरे आइडिया को अपनाते हैं, तो ऐसा होता है कि हाँ मैडम मेरी भी सुननी है, मैं आपकी सुन रही हूँ, तो एक थोड़ा सा कोऑपरेशन की भावना आती है, एक अपने अंदर एक कोऑर्डिनेशन की भावना आती है कि हाँ हम दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल है ना। तो जब भी हम कभी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेकर आते हैं तो ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये प्रोसेस अप्लाई होना चाहिए कि ज़्यादा हर्डल क्रिएट फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 मॉडल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है लेविन का चेंजेस मैनेजमेंट मॉडल है, जिसके अंदर बात करते हैं कि इन्होंने बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिस्टम को अनफ्रीज करते हैं, देन उसके बाद चेंज लेके आते हैं, देन उसके बाद रीफ्रीज करते हैं। अनफ्रीज का मतलब क्या है कि जो पहले सिचुएशन थी, मीन्स की जो पहले बर्फ़ जमी हुई थी उसको पिघलाना है, ठीक है। मीन्स कि मैंने कहा कि फ्रिज के अंदर आप क्या एक ऐसे
ऐसे बोल टाइप में इसके अंदर पानी है, उसके अंदर बर्फ़ जमी हुई है, आपको वो उस शेप से हटा के आपको क्या करना है, गिलास में लेके आनी है। तो सबसे पहले उसको जो फ्रीज हुई है उसको अनफ्रीज करना पड़ेगा, है ना, फिर उसकी शेप को चेंज करना पड़ेगा, देन उसको दोबारा से रीफ्रीज करना पड़ेगा, मीन्स कि उसको दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, आपके फ्रिज में वापस रखना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस आपके लेविन चेंज मॉडल ने कहा है। वो कहते हैं कि अब मैं इसको चेंज करके इसमें लेकर आ रही हूँ, रीज़न क्या है भाई, क्या रीज़न है कि मैम आप इसके यहाँ से लेकर आ रही हूँ। तो मैंने कहा कि यहाँ इससे पीना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, मीन्स कि मैं जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंजेस लेकर आ रही हूँ तो मुझे पहले उसका जेन्युइन रीज़न बताना होगा अपने एम्प्लॉयज़ को कि रीज़न ये है बेटा, मैं ये चेंजेस लेके आ रही हूँ। अगर वो रीज़न से मैं उन सबको सेटिस्फाइड कर पाई तो मैं ईजिली जो भी मैं चेंजेस करना चाह रही हूँ वो मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगी, मीन्स कि उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी। अच्छा, जैसे ही मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, जैसे ही मैंने इसकी शेप में डाल दिया, तो अब मेरा रोल क्या होगा कि उनको मैं परमानेंटली उस चेंज के अंदर उनका बिहेवियर उसमें लेकर आऊँ उस चेंज को, कि हाँ परमानेंटली उनके याद हो जाए कि हमने ये चेंज किया। दैट इज द अनफ्रीज चेंज एंड फ्रीज। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं क्या कहता है। द फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब चेंज लेके आते हैं तो पीपल्स को अवेयर करना होता है कि वाई द चेंज इज नेसेसरी एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ द अर्जेंसी। अर्जेंसी बतानी है, इंपॉर्टेंस बतानी है कि क्यों हम इसको लेकर आ रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद चेंज करेंगे न्यू प्रोसेस, कोई भी नई प्रोसेस लेके आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी के अंदर चेंज कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर रहे हैं। पहले डिपार्टमेंटलाइजेशन था, अब वो सिंपल कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रलाइज था तो डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, कुछ भी जो चेंज कर रहे हैं तो हमें उस चेंज को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें क्लियर बताना होगा, सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट दैट मीन्स उनको ट्रेनिंग देनी होगी कि हाँ अगर कोई थोड़ा दिक्कत आ रही है कोई बात नहीं, हम आप उसकी क्या कर देंगे, आपको स्किल प्रोवाइड करेंगे, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपने उनको चेंज किया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको क्या करना परमानेंटली उनकी हैबिट में कन्वर्ट करना। मीन्स कि जो ओल्ड हैबिट थी उसको रिवर्ट करके जो नई हैबिट बनाया उसको अपनाया जाना चाहिए। रीइंफोर्समेंट सो दैट द पीपल डू नॉट रिवर्ट टू द ओल्ड हैबिट। ऐसा ना हो कि आपने चेंज कर दिया दोबारा से उसी हैबिट में लेकर आ जाए, हैं उसी प्रोसेस को वो फॉलो करें, नहीं। उन्हें अपनाने के लिए उन्हें डे बाय डे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस कुछ भी लिखा सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि रिवॉर्ड पनिशमेंट का कुछ ऐसा क्राइटेरिया रख सकते हैं कि वो भूले ना, या फिर वो कहे कि हमें पुराने में जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग, क्लियर है। कंटिन्यूस प्रोसेस मॉडल का मतलब क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस मॉडल का मतलब कहते हैं कि एकदम से चेंज नहीं लेके आना, धीरे धीरे चेंज लेके आना। तो कंटिन्यूस प्रोसेस मॉडल ये कहता है। ऑनगोइंग एडजस्टमेंट होती है ये, ठीक है, ये लगातार चलती रहती है। जैसे घर में अगर मैं कहूँ कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, एक तो होता है कि एक साथ पूरा घर बनाना, ठीक है। एक ऐसे पर्सन है जो कि जिनके पास इतना फाइनेंस नहीं है कि पूरे घर को ऐसे तोड़ फोड़ के द्वार से बनाए, वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने कुछ पोर्शन को अब कर लिया, कुछ पोर्शन को अब कर लिया, कुछ पोर्शन को अब कर लिया, कुछ पोर्शन को अब कर लिया। ये होता है कंटिन्यूस प्रोसेस मॉडल, किसका? चेंज का, क्लियर है। रादर देन द वन टाइम इवेंट, एक बारी करने की बजाय वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। नेक्स्ट जाता है क्वार्टर 8 स्टेप चेंज मॉडल। अगर आपकी बुक के अंदर है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। 2 मिनट का कंसेप्ट है, समझ ले तो बेटर रहेगा। क्वार्टर ने क्या कहा था कि सबसे पहले हमें अर्जेंसी बतानी है वही बातें, नाम अलग अलग दे दी है। कहते हैं सबसे पहले अर्जेंसी क्रिएट करो, रीजन क्रिएट करो कि हाँ यही रीजन है चेंज लेके आने का, ठीक है। मीन्स कि रिस्क बताओ कि अगर मैंने ये चेंज नहीं किया, अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज नहीं हुआ तो इसका अफेक्ट क्या रहने वाला है, इसका अफेक्ट क्या रहने वाला है। तो अर्जेंसी बताओ कि हाँ ये तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, देन उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, या तो उसका रीजन क्रिएट हो जाए, या फिर उसके बाद पहले रीजन क्रिएट हो गया, देन उसके बाद हमें एक लीडर को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, लीडर बनाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सपोर्टर बनाना पड़ेगा कि जो इसको सपोर्ट करता हो, जो इसको अच्छे से सपोर्ट करता हो उसको लीडर बना दो। क्योंकि लीडर क्या होगा, पूरे ग्रुप को इंस्ट्रक्शन देगा, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, राइट, याद होगा सबको, लीडरशिप के अंदर हमने डिस्कस किया था टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप यूनिट नंबर 14, है ना। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लीडर क्रिएट कर दिया, क्योंकि वो पूरी टीम को लीड करने वाले। देन उसके बाद बताओ कि रीजन तो हमने बता दिया
विजन क्या है, इस चेंजेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम इस तरीके से अचीव करेंगे। देन उस कम्युनिकेट करना अपने विजन को। देन अगर कोई मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इन सभी बच्चों में से ये बच्चे तो खुश है, ये नहीं है, तो ये जो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है मेरे लिए, हर्डल क्रिएट कर रहा है, तो इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है मेरे को, ठीक है। देन उसके बाद छोटे छोटे कंसेप्ट रखो, जिससे कि जैसे मैं रखती हूँ नॉर्मल हर हफ्ते हमारा टेस्ट होता है क्लास के अंदर, तो जो छोटे छोटे टारगेट्स हमने रखे हुए थे उनको अचीव करते जाओ। एक मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को कि हाँ हमने जो चेंज किया था सही हुआ, हमने कर दिया चेंज। मैडम ने सही हुआ, पढ़ाने के तरीके में चेंज है, मैडम ने सही हुआ कि जो टेस्ट लेने का जो क्राइटेरिया था वो चेंजेस कर दिए। पहले हम 50 नंबर का पेपर लेते थे डायरेक्ट, बट अब हम हर हफ्ते 20 नंबर का पेपर लेते हैं। तो जो छोटे छोटे 20-20 नंबर का जो पेपर ले रहे हैं वो छोटी छोटी इंप्रूवमेंट हो रही है। बच्चों को ये लग रहा है कि हाँ इतना बड़ा सिलेबस मेरी याद नहीं करना पड़ रहा, एक एक चैप्टर का टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी जो भी शॉर्ट टर्म की जो जीत होती है उनको सेलिब्रेट किया जाता है, जो भी मिस्टेक होती है उनको रेक्टिफाई किया जाता है, दैट्स इट। फिर उनके BS भाव में ले आओ, देन उसके बाद एंकर क्रिएट कर दो, दैट्स इट। क्लियर हो रहा है? क्वार्टर के ये 5-8 स्टेप्स थे, तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। पहले तो आपने माहौल बनाया, क्लाइमेट बनाया, इन्वायरमेंट बनाया चेंज लाने का, देन उसको एंगेजिंग किया, दैट मीन्स उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बताया कि हाँ रीज़न ये है, कम्युनिकेट किया हमने, देन उसके बाद इम्प्लीमेंट किया, देन उसके बाद फाइनली उनके बिहेवियर में चेंज आया। अच्छा, अब आ जाते हैं जो मना करने वाले इंसान है ना, उनकी लिस्ट को हम पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आया है। रेसिस्टेंस टू चेंज का मतलब क्या है कि जो भी पर्सन हाँ नहीं करते उस पर्टिकुलर चेंज के लिए कि हाँ हम सहमत हैं। मैंने कहा इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये व्यक्ति क्या हुआ, इसने केवल हाँ भरी है कि हाँ ठीक है, ये बड़ा खुश है कि ये चेंज होना चाहिए, बट इन्होंने कहा नहीं, हम इस बाउंड्री को पार नहीं करेंगे क्योंकि हम इस चीज़ को सेटिस्फाइड नहीं करते, है ना। इसमें से ये ऐसा व्यक्ति जो ये नहीं मान रहा, तो कहने का मतलब इस पर्सन को कैसे मनाया जाना चाहिए, ठीक है। इस ये ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के मेन एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइडर भी हो सकते हैं, बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं जो मना करते हैं चेंज होने में, ठीक है। तो अगर इन्होंने मना किया, ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं ये हर्डल क्रिएट करेगा, है ना, हमारी प्रोग्रेस को क्या करेगा, स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। हमारे जो ब्लॉक करेगा द प्रोसेस ऑफ द चेंज, जो हम लाना चाहते हैं उसको रोकने की कोशिश किया जाएगा, है ना, जो कि कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में दिक्कत दे रहा है। तो इस दिक्कत को कैसे मिटाएंगे, पर पहले दिक्कत पढ़ लेते हैं किस किस तरीके से हो सकती है। ओवर्ट रेसिस्टेंस का मतलब होता है, टाइप ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ लेते हैं कि किस किस तरीके से लोग मना करते हैं। एक तो डायरेक्ट पब्लिक के सामने कहते हैं कि मैं इस पॉलिसी को नहीं मानूंगा। अच्छा, इम्प्लिसिट रेसिस्टेंस होता है जो कि उनके बिहेवियर में नजर आता है, वो बोलते तो नहीं है सामने, बट उनके बिहेवियर में, उनकी वर्किंग एक्टिविटीज में नजर आते हैं कि वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएंगे, जो काम पहले जिस एनर्जी से करते थे वो उस एनर्जी से नहीं करेंगे, जिसके कारण उनका जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उनका काम में मन नहीं लगेगा तो वो छुट्टियां लेना शुरू कर देंगे, देन कुछ टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा करके वो छोड़ के ही चला जाएगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि ये लेस विजिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जाता है इमीडिएट रेसिस्टेंस। इमीडिएट रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, आज मैंने एक पॉलिसी अप्लाई की, ठीक है, मान लीजिए मैं ऑनलाइन स्टूडेंट वाले बच्चों का भी क्या कर दूं, टेस्ट लेना शुरू कर दूं और उनकी रिपोर्ट अपने उनके पेरेंट्स के पास भेज दूं, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि हम तो नहीं देते टेस्ट, और अभी अप्लाई किया अभी मना कर दिया, ठीक है। दिस ऑकर राइट व्हेन द चेंज इज इंट्रोड्यूस। ये जब चेंज इंट्रोड्यूस होता है उसी टाइम पे क्या होता है, ये एक्सेप्टेंस हमें नहीं मिलती। डेफिनेट रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आपने इंप्लीमेंट कर दिया, कुछ टाइम के बाद उन्होंने कहा कि नहीं ये चीजें सही नहीं, हैपन लेटर आफ्टर द चेंज ऑफ द बीइंग इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट होने के बाद आप उसको क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, अब कुछ एक सोर्सेज है जो कि आपको समझने होंगे कि रेसिस्टेंस होते कैसे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रेसिस्टेंस है, दूसरा आपके पास इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है। सबसे पहले हम इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इंडिविजुअल कौन होता है, एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करें। अब देखो मैंने आपको बताया, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉई है, मैं कह रही हूँ कि पहले जो सिंपल प्रोसेस है वो काम कर रहा था और कंपनी चाह रही है कि अब वो इस प्रोसेस से की बजाय इस मशीन को यूज़ करे, देन वो फाइनली आगे कुछ एक नया कंसेप्ट लगा दिया, देन उसके बाद वो सिंपल जो यूज़ करा था फिर एक नया कंसेप्ट लगा दिया। मीन्स की तीन जगह उसे अपने आप को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा।
अब पहले हैबिट क्या बन चुकी है, लगातार एक ही जगह पे बैठ के काम करना। अब क्या करना पड़ेगा, अलग अलग पोजीशन पे जाना पड़ेगा और अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। कोई भी नहीं चाहता अपनी अपनी सहूलियत को क्या करे, वो खत्म करे, नहीं चाहता ना। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि जो आपकी हैबिट है, जो कि रूटीन बन चुकी है, ठीक है, कंटिन्यूस लेवल पे आप उसी काम को करते रहते, तो प्रॉब्लम होती है किसी नई चीज़ में एडजस्ट होना। तो इसीलिए लोग मना करते हैं। इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का सबसे पहला ये है। सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है कि जो आपकी जॉब है, अब देखो मैंने कहा कि पहले जो काम थे हैंडमेड होते थे, जो भी आप सामान बनाते थे वो हैंडमेड था। अब क्या करती है मशीनें, बहुत सारा सामान बनाती है, नहीं बनाती है। तो मशीनों के आने से कारण जो लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है वो छीन चुकी है ना, छीन चुके हैं, नहीं छीन चुके, तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो क्या हो रही है, छिन रही है। इसलिए भी कहते हैं कि चेंज ठीक नहीं है, ठीक है। चेंज दैट द थ्रेटन जॉब सिक्योरिटी कैन लीड टू देयर इज अ रेसिस्टेंस। जॉब सिक्योरिटी के कारण वो मना करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में बात की जाए, मान लीजिए कहते हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण तुम्हारी सैलरी 6-7 महीने कट ऑफ रहने वाली है या फिर आपको मिलेगी नहीं। कैसा लग रहा है सुन के, काम करना पड़ेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, कैसा लगेगा, एक डर रहेगा, दिखेगी इससे बढ़िया तो नहीं ना ही करे इम्प्लीमेंट, ठीक है। कंपनी अपना सोचेगी, एम्प्लॉई अपना सोचेंगे, ठीक है। तो मनी की इंस्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। फियर ऑफ द अननोन, अननोन का फियर क्यों रहता है। अब देखो कंपनी, देखो इसके अंदर ये बेस्ट एग्जांपल आ सकता है। यहाँ पर मैं कहूँ कि आप हैं, आप 2000 मान लीजिए 14 में आपकी जॉब लगी थी, अब है 2024, कोई ऐसे पर्सन हो, आप देखो 2014 में और 2024 में टेक्नोलॉजी का फर्क आ चुका है, स्किल का फर्क आ चुका है, नॉलेज इनके डिफरेंस है। तो इनको डर रहता है कि अगर मेरी जगह कोई और पर्सन आ जाए, अगर मेरी जगह कोई और पर्सन आ जाए। इसी तरीके से जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करती है या फिर एक्विजिशन में आती है, तो दोनों कंपनी के मेंबर्स को थोड़ा डर रहता है कि मुझे कौन सी पोजीशन मिलने वाली है, मुझे कौन सी पोजीशन मिलने वाली है। किसी की भी पोजीशन उस टाइम स्टेबल नहीं होती। तो फियर ऑफ अननोन का मतलब यहाँ पे यही है कि जब आप चेंज लेके आते हो और जिसके कारण आप मना करते हो, रीज़न क्या है कि जब आपको कंपनी को डर रहता है कि आप सिक्योर नहीं होते कि आपका फ्यूचर में क्या रोल रहने वाला है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब क्या है, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे इसका दे दिया। सोशल फैक्टर क्या है, वो ग्रुप वाला दिया था ना कि ग्रुप का लीडर मना कर रहा है और सारे ग्रुप वाले कह रहे हैं कि चलो कर लेते हैं ना, ये सारे कहते हैं कि चलो कर लेते हैं। ये 8 के 8 बंदे क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये कह रहे हैं। बट इसने कहा कि नहीं, ये कह कर ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे करके हैं। अगर ये मना कर रहे हैं, ये हाँ कर रहा है, तो भी दिक्कत होगी। मीन्स कि कहीं ना कहीं जो आपके ग्रुप का, जो आपकी सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर, आपके डिसीजन का, ठीक है। पीयर के साथ इन्फ्लुएंस होना मीन्स कि आपके जो पार्टी होते हैं, जो साथ कर्मी होते हैं, उनको बोला जाता है ग्रुप्स नॉर्म्स का जो फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। इंडिविजुअल रेसिस्टेंस आ गया। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन रेसिस्टेंस। ऑर्गेनाइजेशन रेसिस्टेंस क्यों करते हैं, मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ही चेंज लाने के लिए क्यों कहते हैं, मना करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो चाहेगा भाई प्रॉफिट जनरेट करना है, कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, हाँ चाहे। बट कहीं जगह क्या होता है, मना होता है। जैसे कि स्ट्रक्चरल इनर्शिया के अंदर, स्ट्रक्चरल इनर्शिया का मतलब क्या है कि जो पहले स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर को चेंज करके कुछ और स्ट्रक्चर के साथ काम करवाया। पहले जो एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते थे उन एम्प्लॉय को ऊपर वाले पोजीशन पे भेज दिया है, कुछ को नीचे वाले पे भेज दिया है, कुछ को किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया। अब जिस काम को पहले ये करते थे वो तो काम नहीं कर रहे ना, अब उनको अलग काम दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अलग काम दिया जा रहा है, तो ट्रेनिंग का खर्चा होगा या नहीं होगा, कॉस्ट इनकर्ड होगी या नहीं होगी, कॉस्ट इनकर्ड होगी, एक्सपेंसेस होगा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए कंपनी कहती है रहने दो, स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस रहने दो, चेंज करने से मना कर देती है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो समझ में मतलब आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करके जल्दी बताओ। डू फास्ट। ठीक है, फिर आ रहा है समझ में। इसके कहीं ना कहीं कुछ लोग खर्चों को देखते हैं, मतलब एक एस्पेक्ट के रिगार्डिंग सभी की विचारधारा अलग अलग होती है। अच्छा, फोर्सेज ऑफ द चेंजेस का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी एक लिमिटेड एरिया में क्या कर रहे हैं, चेंज लेके आ रहे हैं, बाकी में चेंज नहीं लेके आ रहे। तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि एक अगर डिपार्टमेंट में चेंज आ रहा है
तो उसका इम्पैक्ट दूसरे डिपार्टमेंट पे वो पड़ता है नहीं पड़ता, क्योंकि हमने क्या पढ़ते आ रहे हैं अभी तक कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अगर इसने काम नहीं किया तो दूसरा कैसे कर लेगा, है ना। अब मैंने कहा कि एक डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे ने अडेप्ट नहीं किया, तो ये क्या कहेगा, भाई रहने दे, क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। तुमने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, तुम्हारे पीछे वाले ने भी अडॉप्ट नहीं किया तो तुम्हारे आगे वाला भी अडॉप्ट नहीं करा, तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को जब तक एग्री नहीं करेगी तब तक आप अपने प्रोडक्शन को ईजिली वैसे नहीं कर पाओगे। अब इसने बड़ा अच्छे से टेक्नोलॉजी का यूज़ कर दिया, बड़ी अच्छी ऐसी पैकेजिंग कर दी, जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, इसके पास इतना तो साधन नहीं है ना कि आगे जाके इसको इसी तरह से मेंटेन करके रख सके। तो लिमिटेड फोर्सेज ऑफ द चेंजेस का यहाँ पे ये मतलब है, ठीक है। कहने का मतलब इफ द चेंजेस ओनली द वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन के एक पार्ट में चेंजेस आ रहा है दूसरे में नहीं आ रहा तो दूसरे वाले कहेंगे कि रुक जा, नहीं करना, ठीक है। यही बात हो जाती है ग्रुप इनर्शिया। इनर्शिया दैट मीन्स कि जो लोगों के द्वारा जो ग्रुप है, एक कह रहा है कि हाँ, एक कह रहा है कि हाँ नहीं करना, बाकी कह रहे हैं कर लो, तो ये कहेंगे आजा तू भी इधर आजा, ठीक है। ये इंडिविजुअल में भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। थ्रेट टू एक्सपर्टीज का मतलब क्या होता है? अब देखो, आपको पता है इस बात का, जो आज की जनरेशन है 2024 की जनरेशन है, उनको फोन चलाना कितना आता है, टेलीविजन को ऑपरेट करना, वो यूट्यूब से इतनी यूट्यूब से अपने टेलीविजन से कनेक्ट कर देते, इससे पीसी को किसी और से कनेक्ट कर देते, मतलब इतना अपडेटेड वर्जन हो चुका है आज की जनरेशन है, आज का जो यूथ है। अब वो नौकरी लेने के लिए जा रहा है, वो सेलेक्ट हो गया, और उससे पहले 2014 का कोई व्यक्ति है, 2015 का कोई व्यक्ति है, 2019 के कोई पर्सन है, वो तो घबरा जाएंगे ना कि उनको इतनी अपडेटेड नॉलेज वाला पर्सन हमारे पास आ रहा है, इनकी पोस्ट को खतरा होने लग जाएगा। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस क्या किया जाएगा कि जो ये ओल्ड एम्प्लॉई है वो कहेंगे कि अगर प्रमोशन करना है टॉप लेवल की पॉइंट के ऊपर तो आप सीनियोरिटी वाइज करो, मीन्स कि जिसको ज़्यादा टाइम हो चुका है इस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बेसिस पे क्या करो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को सेलेक्ट करो। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर थ्रेट ऑफ द एक्सपर्टीज का मतलब क्या है कि चेंज दैट अफेक्ट द स्पेशलाइज्ड स्किल एंड नॉलेज कैन बी लीड टू द रेसिस्टेंस। ओके, थ्रेट टू एस्टेब्लिशमेंट द पावर रिलेशन। पावर रिलेशन भी इससे रिलेट कर सकते हैं हम कि जो पहले पावर इनके पास थी, अब वो पावर इनके पास आ जाएगी, यूथ के पास आ जाएगी। अब जो पर्सन उम्र में कम है, ठीक है, अनुभव भी मतलब थोड़ा सा कम है, ठीक है, बस उसने क्या किया है, एग्जाम क्लियर किया है, इंटरव्यू अच्छे से दिया है, ये सभी चीज़ें की, अब उसको उससे ज़्यादा पावर मिलेगी और ये इनको ऑर्डर देगा कि हाँ जी ये काम करना है, तो वो इस चीज़ से भी डरते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज एलोकेशन, कम रिसोर्सेज होने के कारण भी क्या किया जाता है, रोका जाता है। अब यहाँ पर आपको ये समझ में तो आ गया कि रुकावट किस किस तरीके से आती है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते हैं इसके ओवरकम करने की। ओवरकम कैसे होगा कि सबसे पहला रीज़न यही है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेन मोटिव को बताना होगा, मेन पॉइंट को बताना होगा, लोगों को एजुकेट करना होगा कि हाँ रीज़न ये है बेटा कि हम ये चेंज लेके आ रहे हैं, ठीक है। रीज़न ये है, जैसे मैं आपको मैं अपनी क्लास का एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो पढ़ नहीं रहे थे, तो मैंने उन्हीं से पूछा कि हाँ जी क्या किया जाए तुम्हारा, है छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, मैंने उनसे यही डायलॉग बोला था। तो उन्होंने कहा कि मैम क्या किया जाए, हमें भी नहीं पता। तो मैंने उनके ऊपर एक कंडीशन रख दी कि मई का टाइम था जब, ठीक है, और जून की जब छुट्टियां पड़ रही थी तो उनको लगा कि हमारे यहाँ से भी छुट्टियां हो जाएगी उनकी, नहीं। मैंने कहा कि अगर 10 दिन मई के लगातार जो भी काम दे रही हूँ वो करके आना है, जो भी एक 6-7 बच्चों की बात नहीं की, पूरी क्लास के, ठीक है, 30-40 जितने भी बच्चे थे उस पूरी क्लास के ऊपर कंडीशन अप्लाई कर दी। 10 से 12 दिन जितने भी मई के बच्चे हैं, इस टाइम पे जितना मैं काम दूं वो सारे के सारे बच्चे करके आएंगे, ठीक है। अदरवाइज तुम्हारा जो जून है ना, वो सारा जून मेरा जून होगा, मीन्स कि सारा जून तुम मेरे साथ पढ़ोगे, तुम्हें आना पड़ेगा मेरे पास और मुझसे पढ़ना पड़ेगा। अब वो तुम्हारी मर्जी, या तो तुम इस कंडीशन को अप्लाई करके अपने जीवन में जून का महीना इंजॉय कर लो, या फिर 10 दिन पढ़ लो, 12 दिन जितने भी रहते थे, या फिर तुम कोई एडवाइस दे दो मुझे कि हाँ मैम हम इस तरीके से सुधर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अच्छा तो मैम ये 6 बच्चों की पनिशमेंट है। मैं क्या, नहीं, अगर एक भी बच्चे ने अगर क्लास में काम नहीं किया तो पूरी क्लास पूरी जून में आएगी, तो फिर खतरे में आ गए वो। तो बच्चे क्या करने लगे, अपने अपने आइडियाज़ मुझे देने लगे, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है कि छोड़ के आ जाता है काम, है ना।
तो मेरी हमेशा ये कंडीशन होती है कि पूरी की पूरी क्लास को पनिशमेंट देनी होती है, पूरा चाहे लिखने का काम हो, चाहे याद करने का, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करने का, कुछ भी हो, मारने पीटने का काम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी क्लास पनिश होती थी। तो उन्होंने अपने अपने आइडियाज़ देने लगे। तो सबसे पहले मैंने उनको बताया, उनको कम्युनिकेट किया कि हाँ मेरा रीज़न ये है कि मुझे तुम्हें इंप्रूवमेंट लाना है, तुम्हें याद करवाना है, तुम्हें क्वेश्चन करवाने हैं, 6 बच्चों को करवाने हैं। तो पूरी क्लास ने मुझे मदद की, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इन्वॉल्वमेंट की, अपने अपने आइडियाज़, अपने अपने डिसीजन, अपनी अपनी प्लानिंग बताई, जिससे मैंने कुछ उनको सजेशन दिया, उन्होंने मेरे को सजेशन दिया, है ना। उनका मोटिवेशन भी एनहांस हुआ, राइट। देन अगर मुझे लग रहा है कि हाँ वो 6 बच्चे कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पे उनके ऊपर एफर्ट लगाना, एक्स्ट्रा एफर्ट, दैट मीन्स उनको मैं ट्रेनिंग दे दूँ, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करूँ, सपोर्ट करूँ कि देखो तुम्हारे पेरेंट्स कितने ज़्यादा, मैं मतलब इस तरीके से तो बात चलती रहती है, तो मतलब कि उनको ज़्यादा सपोर्ट करना होता है कि हाँ देखो कितना एफर्ट करने के बाद यहाँ तक पहुँचना होता है, ठीक है। आज के टाइम में कोई भी चीज़ इतनी ईजिली नहीं मिलती है, तो उनको कुछ मोटिवेशन देना पड़ता है, सपोर्ट देना पड़ता है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई को भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इमोशनली, ट्रेनिंग की, फिनेंस की, जैसे भी उसको रिक्वायरमेंट उसकी पूरी कर दो, ठीक है। नेगोशिएशन इन इंसेंटिव्स का मतलब क्या है? नेगोशिएशन मैंने आपको बताया बातचीत करके, ठीक है। बातचीत करके मैंने आपको बताया कि मैंने आइडियाज़ लिए, है ना, पार्टिसिपेशन करवाया, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत थोड़ी सी चीज़ों के अंदर क्या कर दिया, मैनिपुलेशन कर दिया। जैसे कि मैंने कहा कि जो भी बच्चा 10 दिन लगातार काम करके आएगा उसको क्या दी जाएगी, एक ट्रीट दी जाएगी, अच्छी सी खाने पीने की होती थी, ठीक है। हमने ये सेट किया था। तो वो क्या होता है कि उस चीज़ों से एनकरेज होता था। या फिर मैं कोई रिवॉर्ड रख दूँ कि तुम्हें 1100 रुपये इनाम मिलेगा, 100 रुपये इनाम मिलेगा, कुछ भी इनाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन भी होता है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ अप्लाई करवानी है, उनका कॉपरेशन भी चाहिए, ठीक है। अगर इन सभी तरीक़ों से नहीं मानता है कोई बच्चा, इन सभी तरीक़ों से कोई भी एम्प्लॉय नहीं मानता है, तो फाइनली उसे डराना धमकाना शुरू हो जाता है, फिर उसकी पिटाई होनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से कॉशन का मतलब होता है जोर ज़बरदस्ती से वो इम्प्लीमेंट करना। अगर आपने इस पॉलिसी को अप्लाई करना है तो करो, अदरवाइज गेट आउट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, राइट। समझ पा रहे? तो मीन्स कि ज़बरदस्ती उसको डरा धमका के प्रेशर के साथ उसको वो चीज़ें एक्सेप्ट करवाना, प्रेशर के साथ उस चीज़ों को, चेंजेस को एक्सेप्ट करवाना होता है, ठीक है। ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। कभी सोचा कि नहीं सबसे पहले यही अप्लाई कर दें, नहीं, सबसे पहले जो मैंने मेरी क्लास में अप्लाई किया वो सक्सेसफुल भी हो गया, ठीक है। उनका रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन आया सितंबर के एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या स्ट्रेटेजी टू चेंज। तो यहाँ पे जो 2 ही तरह के टाइप्स दिए हुए हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ है कि आपको इवोल्यूशनरी चेंजेस है, एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस है। इवोल्यूशनरी चेंजेस का मतलब होता है कि आप धीरे 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 चेंजेस लेके आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक साथ नहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे चेंजेस के ऊपर फोकस किया जा रहा है। रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है कि आप सडनली एक बहुत बड़ा चेंजेस लेके आ रहे हैं, ड्रास्टिक चेंजेस लेके आ रहे हैं, जो कि पूरी तरह से इम्पैक्ट डालेगा। तो यहाँ पे एक लाइन में अगर मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करूँ तो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है, इंक्रीमेंटल एंड स्पेसिफिक फोकस के ऊपर किया जाता है। ये सडन एंड बहुत बड़ा चेंजेस होता है, ठीक है। बिल्डिंग एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का बारे में बात की जाए, मतलब कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्ड कैसे किया जाता है, इफेक्टिव वे से। अब देखो मैंने आपको बताया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बनता है, बिगड़ता है, तो वो उनके कारण क्या है, जिनसे बनता है उनसे बिगड़ भी सकता है। तो उन सब फैक्टर्स को वो संभाल के रखे, चाहे वो इंटरनल है, चाहे वो एक्सटर्नल है, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, किसी भी फैक्टर से। तो एक्सटर्नल के अंदर आ सकता है कि आपके जो एम्प्लॉई है उनकी स्किल को न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से अप टू डेटेड करें, ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, सोर्सेज है, रिसोर्सेज को मैनेज करने का तरीका है, वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो ऑब्वियस ही बात है आप उस लाइन में ना लंबे टाइम तक नहीं चल पाएंगे। अगर आप वही पुराना तरीका अप्लाई कर रहे हैं, वही पुराने तरीके से अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो प्रोडक्ट्स को सेल करने का तरीका पता है क्या होगा, कि आप वो उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, लाइटिंग में शो कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जितना चमक रहा है सोना, उसके भाव उतने ही महंगे होते हैं, उसके भाव उतने ही होते हैं, है ना। समझ पा रहे हैं? तो चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इसी तरीके से चलते होंगे सेम तरीके से, तो आप उस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे, आपके कस्टमर ना ही इंटरेस्टेड होंगे, है ना। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। आप अपने जो जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी आपकी मैनेजमेंट की पावर होती है, उन सभी को क्या करना है, आपको बेहतरीन तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। जिससे कि आपके जो कस्टमर आपकी ओर अट्रैक्ट हो, इन्वेस्टर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, गवर्नमेंट आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपको
बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। इंटरनल सिस्टम के बारे में बात की जाए, इंटरनल स्ट्रक्चर और कल्चर के बारे में बात की जाती है। मीन्स की जो लोगों की सोच है, बिलीफ है, वैल्यू है, सिस्टम है, इन सब के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपको वो चेंजेस नहीं लेके आए तो ऑब्वियसली बात है आप एक्सटर्नल फैक्टर के साथ मिलजुल कर काम नहीं कर पाएंगे। टेक्निकल इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के साथ साथ आप अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेंगे। प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे विद इन अ कम टाइम के अंदर, विद इन अ कम कॉस्ट के अंदर, तो आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, जो प्राइस है वो कम सेट कर सकते हैं, जिससे कस्टमर आपके पास ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। तो टेक्निकल एफिशिएंसी, ये काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप जितनी भी सीरीज़ हमारी चल रही है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको सेम नज़र आएंगे। ये डिट्टो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर, कि हमें अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है, उनका फीडबैक भी लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या चल रहा है, उनको कंसल्टेशंस प्रोसेस भी होनी चाहिए, मीन्स कि डे बाय डे, डे टू डे क्या है, बाहर से एम्प्लॉयज़ बुलाने चाहिए, बाहर से जो साइकोलॉजिस्ट है या फिर मैं कहूँगी वर्कशॉप वाले हैं उनको बुलाना चाहिए, वो आपसे बातचीत करें, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। उनके बीच में टीम बिल्डिंग की एक भावना क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो अपने सभी एम्प्लॉय के साथ काम करें, ठीक है। इंटर ग्रुप डेवलपमेंट होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप के साथ उनका आपस में एक रिलेशन होना चाहिए। इनोवेशन का मतलब क्या है कि नई चीज़ों को वो जल्दी से अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। क्रिएटिंग ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स आपके पास जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उनको अडॉप्ट करें, ठीक है। इनोवेशन जो भी था, अप्लाइंग द न्यू आइडियाज़ टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस एंड द सर्विसेज, न्यू प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज को नई तरीके से अप्लाई करना चाहिए, नई तरीके से प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं इस तरीके से लगातार करती रहूँगी, मेरी लर्निंग में भी एनहांस होगी, लर्निंग क्रिएटिविटी जनरेट होगी, ठीक है। ये आप क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट कर सकते हैं, मैं आपको बताना भूल गई। सो आप यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट क्वेश्चन पेपर चेकआउट कर सकते हैं, ओके। चलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आए थे, मोस्ट ऑफ क्या है, लेविन का मॉडल आया हुआ है, जो आपका क्या है, फ्रीजिंग का, अनफ्रीज का है, चेंज का है एंड रीफ्रीजिंग का है। और दूसरा इसके प्रोसेस पूछी जा सकती है, बाकी दो प्रोसेस भी बता सकते हो, कार्ल की और कंटिन्यूस मॉडल की। बिल्डिंग द इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेंज। मोस्ट ऑफ प्रोसेस के ऊपर आया है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपकी पूरे चैप्टर की समरी है कंसाइज वे में, तो रिविजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ओके जी, यहाँ पर ये चैप्टर भी हो गया फिनिश, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो ₹9 आपको पे करने होंगे और आप इसको लेने के लिए टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी गिवन है, तो आप उनके साथ कांटेक्ट कीजिए और वो आपको बता देंगे कि कैसे आप इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे जो MCO01 की जो ये कंप्लीट सीरीज आ रही है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। देन लास्ट चैप्टर रहता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। आई होप 20 से 25 मिनट का चैप्टर है, इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा मैं उसको करवाऊंगी, ठीक है। मैं पहले ही बता रही हूँ आप सभी को, क्योंकि इतना इन डेप्थ में ये जैसे ये चैप्टर था, यहाँ से ये 3 क्वेश्चन आने थे, बट हाँ इसके सीरीज़ बनाने में बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि ये जब भी समझ में आएंगे जब आपको चेंजेस का मतलब समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।